A very good evening and welcome to UAS. Let's commence today's class. आइए देखते हैं कि हमारे बीच कौन कौन से साथी ज्वाइन कर चुके हैं. And welcome to UAS. Let's commence today's class. आइए देखते हैं कि हमारे बीच How are you all? I hope you all are quite well and your studies are going well. I wish so, I hope so, I expect so. The question number 1 is before you. If this interpretation is held valid, then the states are of power to plan, implement, and monitor their schemes. Awarded, invested, relieved, yeah, divested. If this interpretation is held valid, then the states are. अब यहां पर आपको लगाना है राइट आंसर. तेजी से जवाब करिएगा. हम प्रेपोजिशन देखेंगे. ऑफ लगा है और डाइवेस्ट का मतलब होता है वंचित करना, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? डी होगा. डाइवेस्टेड ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर दियर स्कीम्स. द राइट आंसर इज डी. माय डियर, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह भविष्यवाणी, यह व्याख्या, इंटरप्रिटेशन सही साबित हुआ तो जो स्टेट्स हैं उन्हें शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा प्लान करने की, इम्प्लीमेंट करने की एंड मॉनिटर करने की अपनी स्कीम से. तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है माय डियर कि डाइवेस्ट के बाद में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है और डाइवेस्ट ऑफ का मीनिंग होता है वंचित कर देना या छीन लेना. इज इट क्लियर? सभी प्यारे साथी बताएंगे, थम्स अप करके बताएं. इज इट क्लियर? वंचित कर देना या छीन लेना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. He knew that social evils were only of deeper melodies, cause, indications, part, manifestations. He knew that social evils were only of deeper melodies, cause, indications, part, manifestations. क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें. He knew, वह जानता था, दैट की सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां, वर ओनली ऑफ डीपर मेलेडीज, क्या हैं? क्या मैनिफेस्टेशन है या इंडिकेशंस हैं या कॉज ऑफ या पार्ट ऑफ? बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव्स हैं. हमारे सभी साथी रिप्लाई करेंगे. क्वेश्चन बहुत ही शानदार है. और देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए ना तो हो जाने दिया करो, बट सीख लेना. द राइट आंसर इज मैनिफेस्टेशंस. माय डियर, कॉज मीन्स कारण होता है, इंडिकेशन संकेत होता है, पार्ट अंग होता है और मैनिफेस्टेशन प्रगटीकरण होता है. प्रगटीकरण. स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि एजुकेशन क्या है, तो स्वामी जी कहते हैं एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन. शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का प्रगटीकरण है. तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ही न्यू, वो जानता था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं वो केवल आंतरिक जो व्याधियां हैं उनका प्रगटीकरण है. याद रखना माय डियर, जो व्यक्ति अंदर से परेशान होता है वो समाज में बुराई का काम करता है और जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होता है वो समाज में खुशहाली लाता है. राधे राधे. क्वेश्चन नंबर 3. 8 scientists have the national awards for outstanding contribution and dedication to the profession. देखो जी, ऐसे क्वेश्चंस आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं. बेस्टोड, पिग्ड, बैग्ड, कन्फर्ड. 8 साइंटिस्ट है, 8 वैज्ञानिकों ने क्या किया? बेस्टो, पिक, बैग, कन्फर्ड. अब देखिए, सबका मीनिंग समझाऊंगा, लास्ट में आंसर बताऊंगा. ठीक रहेगा ना?
बेस्टो मीन्स होता है उपहार स्वरूप प्रदान करना। पिक मीन्स तो समझते हो उठाना होता है। बैग झोली में डालना। कन्फर मीन्स होता है उपाधि देना, किसी को सम्मान स्वरूप कोई चीज देना। द राइट आंसर इज बैग। जितने प्यारे साथियों ने सी आंसर लगाया है वो जोरदार तरीके से चीयर अप करें। और मैं फिर से इस क्वेश्चन की डिटेल पर जाऊंगा। 8 वैज्ञानिकों ने 8 साइंटिस्ट हैव बैग्ड द नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड को अपने झोली में डाला यानी जीता फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन टू द प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन में शानदार कंट्रीब्यूशन और समर्पण के लिए किसी ने लगाया सी। समझ आया क्वेश्चन? देखो, इवास कुछ खास इसीलिए माना जाता है, ठीक है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस तैयार कर लोगे ना, कोई आपको बीट नहीं कर सकता, दावे के साथ कह रहा हूं। हाँ जी। और जो प्रैक्टिस किया होगा वो तो सही करना चाहिए। The judge implemented the young witness for standing up to the cross-examination. Terrible, tedious, arduous, grueling। तेजी से आंसर करिए। अच्छी बात है, आज गलत होता है कल सही होगा, ठीक है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। जिसने हमारी बाह ईमानदारी से पकड़ी है आज तक वो निराश नहीं हुआ है। लेकिन आप सोचो कि पहली बार आए हैं और सब कुछ सही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन साथ रहिए फिर देखिए कितना आनंद आएगा पढ़ने में। जी माय डियर, हमारे कुछ साथी बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। हम डिटेल पर बात करेंगे। टेरिबल भयावह, टेडियस थकाऊ, आर्डुअस कठिन श्रम साध्य, ग्रुएलिंग ग्रुएलिंग का मतलब होता है वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, बहुत ही थकाऊ और लंबा, जैसे आदमी ऊब जाए। पहले आंसर बता दूं कि अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं। मैं पहले आंसर बता दूं, यस, फिर डिटेल बात करें। द राइट आंसर इज, जिसका भी सही हो उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। आपका चेहरा नहीं देख सकता तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो चैट में दिखने चाहिए। द जज कॉम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस। न्यायाधीश महोदय ने यंग विटनेस की तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट, फॉर स्टैंडिंग, खड़े रहने के लिए, अप टू द ग्रुएलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। मेरी बात प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। समझ में आए तो चीयर अप करना। हाँ, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, और वो भी न्यायालय में, तो ये कैसा होता है? ये वेरी टायरिंग, बहुत थकाऊ होता है। तब आपने क्या देखा, लंबा होता है एंड लॉन्ग, ठीक। अब आप समझ लो कि राइट आंसर आपका डी होगा। हाँ जी, क्वेश्चन का लेवल है। देखो, अभी मैं बच्चों वाला क्वेश्चन ले आऊंगा, फटाफट मारते चले जाओगे आप फूल के कुप्पा, हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बोलता हूं और खुले प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूं, इससे डीप लेवल का क्वेश्चन लैंग्वेज में नहीं आएगा। दैट्स ऑल। अगर ये सही कर लोगे तो सब सही कर लोगे। Defection is an unprincipled practice which can do damage to the democratic process। हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है। हमारी भी कोई चीज अच्छी लगा करे तो आप बताया करो। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए लाए जाते हैं कि एक लेवल होना चाहिए। इनकैलकुलेबल, इनएलिनिएबल, इनटॉलरेबल, इनफेलिएबल। शब्दों पर ध्यान दो, वर्ड्स पर थोड़ा सा गौर करोगे तो सही आंसर मिल जाएगा। देखो जी, पहले आपके आंसर्स आने चाहिए तभी बताऊंगा। अच्छा, ये डिफिकल्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का। द राइट आंसर इज, देखें, इनकैलकुलेबल, अगणनीय।
पहले आप क्वेश्चन पर गहराई से चलो मेरे साथ, और जब समझ में आए तो सीसी लिखना क्रिस्टल क्लियर। देखो जी, माय डियर, ये जो डिफेक्शन होता है स्वामी प्रसाद मौर्य, दल बदलू, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, आज इसके साथ कल उसके साथ। इज एन अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस, ये क्या है? असैद्धांतिक प्रथा है। विच कैन डू, जो कर सकती है, इनकैलकुलेबल, अगणनीय, डैमेज टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगणनीय, जिसे काउंट नहीं कर सकते हो, नुकसान कर सकती है। इनएलिनेबल, जिसे अलग ना किया जा सके। इनटॉलरेबल, असहनीय। इनफेलिएबल, जो कभी गलती ना करे। माय डियर, जिसकी समझ अच्छी होगी, ठीक है, वो सही करेगा। अच्छा एक बात और सुनना भाई, हो सकता है कोई किसी नेता का भक्त हो, तो मैं माफी चाहूंगा उनसे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल चीजों को समझाना है। सपोज दैट कोई किसी पार्टी में है, मान लो कोई किसी भी पार्टी में है, बसपा में है, बसपा की विचारधारा से प्रभावित होकर आपने नेता को वोट दिया, वो गया सपा में शामिल हो गया, तो यहाँ पर लोकतंत्र को नुकसान हुआ ना, दल बदलने से। आपने जो सोच के दिया था, या बीजेपी में शामिल हो गया। तो हमारा मतलब ये है कि जो डिफेक्शन है, दल बदल है, तो लोकतंत्र के लिए इनकैलकुलेबल नुकसान करता है। हाँ, इसीलिए किसी का एग्जाम्पल में नाम ले लिए तो पता लगे कोई भक्त प्रकार का आदमी हो तो हमको कुछ कहे, इसलिए हम पहले ही माफी मांग लेते हैं भाई, कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, अपितु केवल चीजों को समझाना है। और क्योंकि यहाँ पता नहीं कौन किसका भक्त हो जाए, है ना, ये हर आदमी के भक्त पाए जाते हैं। खैर, जो समझदार हैं वो इस क्वेश्चन को मन से करेंगे, पुराना दर्द भूल के। दर्द भूलो और इसमें देखो, इडियम एंड फ्रेज। In spite of his poverty, Ravi believed in keeping up appearances, showing indifference, maintaining outward show, showing good manners, revealing the truth। मैं आपको केवल हिंट दूंगा, मीनिंग बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर करिए। माय डियर, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैंने गांव में देखा है कुछ लोग सो कॉल्ड बड़े आदमी होते हैं, जिनके पुश्तैनी बड़े बड़े काम हुआ करते थे। आज की डेट में उनके घर में कोई ना सर्विस में है, ना कोई खास कमाई है, फिर भी वो करते क्या है? कीपिंग अप अपीयरेंसेज, अपना बड़प्पन थोड़ा बाहर से मेंटेन रखते हैं, अंदर चाहे सब जैसा पड़ा हो। मेंटेनिंग आउटवर्ड शो, अपनी ढाक बनाए रखते हैं बाहर से, है ना। ट्रैक्टर पुराना वाला खड़ा कर देंगे, भले ही उसके टायर पंक्चर हो गए हों। द राइट आंसर इज बी, कीपिंग अप अपीयरेंसेज, मेंटेनिंग आउटवर्ड शो। ठीक है, हाँ। देखना, आप कभी जाना गुजरना तो ये देखना कि एक आध ट्रैक्टर खड़ा होगा और वो दोनों पहिए उसके पंक्चर होंगे, लेकिन वो खड़ा होगा बाहर। वो क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है बाहर से कि पहले इमारत कैसी थी, आज खंडहर देख करके उसको इग्नोर मत करना। द राइट आंसर इज बी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। Heads will roll, government will change, transfers will take place, dismissals will occur, heads of departments will have to report। हाईलाइटेड पार्ट का मीनिंग बताना। Heads will roll, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा, मीनिंग समझना इसका क्या होता है, ठीक है, सुनना ध्यान से। हेड्स विल रोल का मतलब, देखिए जिसका सही है आप समझ जाएंगे कि उसकी तैयारी अच्छी है ना। हेड्स विल रोल का मतलब होता है बर्खास्त किया जाना, मतलब कहते नहीं, कुछ लोग लुढ़का दिए जाएंगे, मतलब डिसमिस कर दिए जाएंगे। डिसमिसल्स विल अकर। सी कौन कौन लगाया? जो लगाया थम्स अप करे, चीयर अप करे। ए डी वाले तो गयो काम से। क्वेश्चन मतलब बढ़िया है ना। नेक्स्ट,
He has such a nature that he must have a finger in every pie. Do things with his own hands, help everyone in need, meddle in every affair, dominate everybody else. काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी किसी की आदत होती है कि वो व्यक्ति हर काम में टांग अड़ाता है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब है हर काम में हस्तक्षेप करना, मेडल इन एवरी अफेयर। और यदि सी के साथ जा रहे हैं, मेजोरिटी हमारी काफी अच्छा जवाब दे रही है, एंड द राइट आंसर इज सी। बिल्कुल सही जवाब है। ये सबका सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कॉमन सेंस आपका दुरुस्त हो गया है? 9. He burnt his finger by interfering his affairs, neighbors affairs. अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग बताएंगे। Got rebuked, got himself insulted, burnt himself, got himself into। वैसे तो ये समझ लो कि देखो ईडीएम करने का एक ट्रिकी मेथड ये होता है कि जैसे यहाँ बर्न दिया है, तो जिस ऑप्शन में बर्न आएगा वो तो नहीं होगा, फिंगर आएगा वो नहीं होगा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो और द राइट आंसर इज डी। गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, स्वयं को मुसीबत में डालना। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, सुपर। The present syllabus leaves very little elbow room for teachers to be innovative. Cause, possibility, freedom, necessity। अब देखिए लिखा है लिटिल एल्बो रूम, इसका मीनिंग आपको बताना है। अब आपके मन में आएगा कि पॉसिबिलिटी लगाएं या फ्रीडम। आप दिल खोल के जवाब करिए। माय डियर, एल्बो रूम मीन्स होता है स्वतंत्रता कुछ करने की। तो बिल्कुल सही आंसर है, द एब्सोल्युटली राइट आंसर इज फ्रीडम। एंड यहाँ पर जितने भी साथी बी लगा रहे हैं वो एकदम गलत हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई। राइट आंसर क्या है? फ्रीडम। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत शब्द का चुनाव करिए। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 11। एमोर्फस आर्टिलरी। तो यहाँ पर हमारे प्यारे साथी काफी बड़ी संख्या में गलत जा रहे हैं। द राइट आंसर इज बी। आर्टिलरी में जो एल होता है वो डबल होता है, राइट। कितना गलत कर रहे हो भाई। एसेसरी लीजिए, लेफ्टिनेंट, लेबोरेटरी, लॉलेसनेस, लॉडेटरी। तेजी से आंसर आना चाहिए, ये मत इंतजार किया करो कि हम बता दें तब आप बताएंगे, है ना। इसमें कोई फायदा नहीं। द सूनर द बेटर, द राइट आंसर इज लेबोरेटरी। हाँ, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सही है, यहाँ पर TORY होगा, ए नहीं, TORY। राइट आंसर। लीजिए, क्वेश्चन 13। बहुत ही अच्छा जवाब कर रहे हैं। हेडक्वार्टर्स, HEADQUATERS। क्या गड़बड़ी है डी में, थोड़ा बताओ भाई। QUAR क्वार्टर्स होता है ना। यस, राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। लीजिए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। एंट्रेंस की स्पेलिंग आपको कैसी लग रही है? गलत।
है ना भाई। एंट्रेंस में ENTRANCE होगा। एंट्रेंस, A is the right answer. And the next question is before you. Behavior. Behavior maintenance command approach. बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मेंटेनेंस में MAINTENANC। बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छे जवाब मिल रहे हैं, वेल डन, सुपर्ब। एंड आई होप कि आपको लैंग्वेज सेक्शन पसंद आया होगा, है ना। और आप यूट्यूब में क्लास देखते हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए, कमेंट करके भी कभी कभी बताया करिए अपना फीडबैक। तो आइए चलते हैं लिटरेचर सेक्शन की ओर। और आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करें फुल पत्ती के साथ, और फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, थैंक यू। हाँ भाई, आपको माइंड ब्लोइंग लगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप पढ़ने वाले सभी साथियों को पसंद आएगा। और लिटरेरी फॉर्म्स के आज शानदार वो क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, तीन के लिए एकदम रामबाण, पेंसिया। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन पेट्रार्कन सोनेट? क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पेट्रार्कन जो सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन तो भाई अच्छा है ना। तो भाई एकदम कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। कर्टल सोनेट को छोड़ दिया जाए तो बकाया सब में 14 लाइन्स ही तो होंगी। अच्छा ये बताओ कि कर्टल सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड? बहुत ही बेहतरीन जवाब आना चाहिए। भाई जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसकी पहली जो 8 लाइनें होती हैं उसे कहते हैं ऑक्टेव। इंपॉर्टेंट लगा देना मेरी नजर में। और जिनका जवाब सही जा रहा है, प्रेजवर्दी, वेल डन, शाबाश। व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड? 6 लाइन वो क्या कहलाएंगी, जल्दी बोलो, तेजी से बोलिए। सेस्टेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। The last 6 lines of a Miltonic sonnet are divided into two groups of 3 lines each. What is the group of 3 lines called? भाई कह रहा है क्वेश्चन की जो मिल्टॉनिक सोनेट की लास्ट 6 लाइंस होती हैं, दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। और इन 2 पार्ट्स में जो 3 लाइंस होंगी, उन 3 लाइंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या टर्सेट बोलोगे, या ट्रिसेट, या ट्रिपलेट, या कुछ ट्रिसेट? तो सब गलत है, ये ऑप्शन सही है। और हमारे प्यारे साथी जितने लोग स्क्रीन पर इस समय ए चल रहा है, कितनी तेज स्क्रीन चल रही है ये देखने लायक है। मतलब स्क्रीन भी कहती होगी कि किन विद्यार्थियों से पाला पड़ा है। ए इज द राइट आंसर, वेल डन, सुपर्ब आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। हाउ मेनी सॉनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? माय डियर टी टीजीटी, याद रखना ये क्वेश्चन टीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। कहाँ है हमारी वो बहना जो कह रही थी ये टीजीटी वाला नहीं है? हाँ, डे के अकॉर्डिंग एकदम टीजीटी वाला है। माय डियर, द राइट आंसर इज 24। अच्छे से याद कर लेना, 24 घंटे पढ़ते हो आप, है ना, कुछ ना कुछ दिल आपका 24 घंटे धड़कता है मिल्टन के लिए, ठीक है। चलो, मिल्टन सोनेट 24 घंटे काम करते थे। हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर साहब ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? तो कंफ्यूजन तो होने का सवाल ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में केवल एक बार आया है, मे बी रिपीटेड, 154। सी इज द राइट आंसर। स्क्रीन स्लो हो गई, क्या बात है, वही स्पीड होनी चाहिए। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. This is the opening line of a sonnet. Who has written this sonnet? एक व्यक्ति ने कहा कि मिल्टन, आपको इस समय जीवित होना चाहिए था।
ये हु हैज रिटन, ये किसने लिखा था ये सॉनेट? द अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। 1770 में जन्म होता है और 1850 में डेथ हो जाती है। इन्हें पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया? कमेंट करके बताएं। पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया? कमेंट करके बताएं फटाफट। The next question is before you. Very good answer. Well done. 1843. Shabash. Who wrote the sonnet series entitled Amoreti? Sidney, Shakespeare, सैमुअल डेनियल या स्पेंसर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एक सोनेट का कलेक्शन है, सोनेट की सीरीज है एमरेटी। ये किसने लिखा आपको ये बताना है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है, ये समझ लो, है ना। स्पेंसर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आलोक गौतम जी, है ना। फाउंडेशन का कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन संडे को उसकी स्पेशल प्रैक्टिस चलेगी। सर फिलिप सिडनी wrote a sonnet series addressed to his beloved. What is that series entitled? And ये क्वेश्चन कह रहा है, ये नाम भी बड़ा पॉपुलर है अपने आप में। आज मैं चलते चलते आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट के रूप में, उसका आंसर बताना। सर फिलिप सिडनी ने एक सोनेट एड्रेस किया था अपनी प्रेयसी को, बिलविड को। उस सीरीज का टाइटल क्या था आपको ये बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप राइट आंसर करेंगे। एंड द कैंडिडेट्स हु हैव अडॉप्टेड ऑप्शन बी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज द राइट अल्टरनेटिव। प्यारे साथियों, आज सोनेट एकदम धुआं धुआं हो जाना चाहिए, है ना। सोनेट से क्वेश्चन नहीं बचेगा। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज कॉल्ड टॉटल्स मिसेलरी। ये बड़ा पॉपुलर, आपने ये सुना होगा कि टॉटल्स मिसेलरी, लेकिन ये हु वाज टोटली, टोटल था कौन? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। ये एक पब्लिशर का नाम था एंड द राइट आंसर इज द नेम ऑफ पब्लिशर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। स्क्रीन में क्लियरिटी भी एकदम बराबर है और जवाब भी सही आपके आ रहे हैं, है ना। लैंग्वेज ने जितना दुख दिया, लिटरेचर उतना सुख पहुंचा रहा है। काम ही होता है लिटरेचर का ये। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सीरीज ऑफ सोनेट रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? भाई साहब, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक सोनेट सीरीज है, उसका नाम क्या है? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। द राइट आंसर इज सॉनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज। इंपॉर्टेंट है, डी इज द राइट आंसर। Captain of Cornell or Knight in Arms. This is the first line of a sonnet written by Milton. What is the title of sonnet? Sonnet का टाइटल बताना है। Captain of Cornell or Knight in Arms. And the right answer is, जल्दी से बताएं जी। बहुत अच्छा जवाब। When the assault was intended to the city. Option A. Others abide a question thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. What does thou refer to? क्वेश्चन समझें। कभी कभी तो ये पूछता है कि ये किसने कहा, तो भाई साहब ये मैथ्यू अर्नल्ड का स्टेटमेंट है। किसके विषय में है ये आपको बताना है। ये शेक्सपियर साहब के विषय में है। तो आप खुद बताओ कि राइट आंसर क्या होगा, है ना। शेक्सपियर ही तो होगा। क्यों कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं? मेजॉरिटी तो सही जा रही है, कुछ लोग ए लगा रहे हैं। मतलब मिल्टन आपके दिल में इतना घुस गए हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, कि दाऊ किसके लिए आया? दाऊ मीन्स तू, तू, तेरा दिल भी कातिल तू, है? तो दाऊ आर्ट फ्री, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें तिल तिल तेरा तिल भी कातिल का, उसकी ट्यून बड़ी अच्छी है। तो दाऊ का मतलब है माय डियर तू, यानी कि शेक्सपियर। नेक्स्ट 14, द सोनेट सीरीज entitled रिवर डेडन। Sonnets was written by
द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रिवर, बड़े ध्यान से देखना, क्या नाम है? रिवर डर्डन सोनेट्स। काफी अच्छा है, ऑथर तो आपके परिचित हैं ये सोनेट्स भले न परिचय का हो, लेकिन हो जाएगा आज। एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी, वेरी गुड, सुपर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, लेकिन जाना नहीं, अभी कुछ काम की बात होगी, ठीक है। मिल्टन रोड अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, द सोनेट इज इंटाइटल्ड ऑन हिज डिसीज वाइफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ हु इज एडिस्ड इन द सोनेट? वो जो पत्नी थी ना, शायद सेकंड नंबर की थी, अगर आपकी मेमोरी सही है और मेरी भी सही है, तो उसका नाम क्या था? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों के चारों स्क्रीन पर। एंड द राइट आंसर इज कैथरीन वुडकॉक। प्यारे साथियों, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो जो पोइट लॉरिएट, ऑफिशियल पोइट लॉरिएट कौन थे, पहले थोड़ा कमेंट करिए। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, बट कमेंट करें आप। क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबा टाइम स्पेन किस पोइट लॉरिएट का था, ये आपको आज कमेंट करके बताना है। और माय डियर, ये जो हमारा टीजीटी इंग्लिश का कोर्स है, इसमें कंप्लीट कोर्स हो चुका है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल डायरेक्ट प्रैक्टिस लाइव मिलेगी आपको। पीजीटी कोर्स कंप्लीट है, प्रैक्टिस लाइव मिलेगी। फाउंडेशन कंप्लीट ग्रामर प्लस वर्कअप का बैच है। प्रैक्टिस में 6000 एमसीक्यूज हैं, दोनों रिकॉर्डेड हैं, याद रखेंगे। एलटी ग्रेड कमिंग सून है, 100 लेक्चर्स हो चुके हैं, सिलेबस वही रहेगा, तो रिज्यूम करेंगे। लेकिन काफ़ी पुराना बैच हो गया, इसलिए एक नया कोर्स बना के पूरा कोर्स दोबारा से मिलेगा, यानी ग्रामर भी और A to Z। ये तो बड़ा अच्छा जवाब दिया टेनिसन, बहुत अच्छा, सुपर, मतलब तैयारी अच्छी है। कल जो आपने टेलीग्राम में, अच्छा ये देखिए कंक्लूजन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। निश्चित तौर पर हमारे जिन साथियों की अच्छी तैयारी है, वो चाहते ही हैं कि एग्जाम हो जाए, और होना भी चाहिए। देखो, वो जो मैंने जो आपको दिया है, वो इस बात का संकेत है कि 21 अगस्त को राज्यपाल जी ने मोहर लगा दी है आपके आयोग में, यानी अब आपका आयोग बन चुका है। बस सदस्य वगैरह आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में हो जाना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है ये। और अब आयोग बनने में तो देरी नहीं है, क्योंकि वो तो अधिनियम बन ही चुका जब राज्यपाल की मोहर लग गई है ना। बस जितने दिन सदस्यों के चयन में लग जाए आने में, उतना ही है, और काम तेज होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी जागरूक हैं, निश्चित तौर पर इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एग्जाम जल्दी होगा। और एक तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबल है बट नॉट सर्टेन, सितंबर कुछ नहीं, अक्टूबर कुछ नहीं, नवंबर में एलटी की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। आप लगे रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात पर, हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस पढ़ते रहिए, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।